सब कुछ स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन सभी को दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो कंसेप्ट में किसी भी डाउट है कुछ? ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो अपन स्ट्रक्चर में पढ़ चलते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे एक लगता है आपका एटीन्यूएटर। ठीक, एटीन्यूएटर। फिर से वही स्ट्रक्चर, फिर से आगे एटीन्यूएटर से क्रॉस होगा, फिर सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल। यहाँ से इनपुट गेट सिग्नल, यहाँ पे आपके दो मैग्नेट्स लगेंगे, पावरफुल मैग्नेट लगेगा यहाँ पे, ताकि एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्कैटर न हो जाए। मतलब एक्सियल मूवमेंट हो उसका। मतलब कहने का मतलब जेड एक्सिस से मान लीजिए ये, तो जेड एक्सिस में मूवमेंट वो उसका मूवमेंट स्कैटर ना हो जाए। ठीक है ना, इस तरफ हो जाए ना इस तरफ हो जाए, स्कैटर ना हो जाए। इस वजह से क्या लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहे, इस वजह से क्या लगाया जाता है, मैग्नेटिक, जो फोकसिंग मैग्नेटिक होता है। फोकसिंग मैग्नेटिक, तो मैग्नेट आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेट जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सियल डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए, मतलब उसके डायरेक्शन को एक्सियल ही रखेगी। ठीक है, फिर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन के जस्ट सामने स्कैटर ना हो जाए, इस वजह से एनोड प्लेट भी रखा जाता है ताकि ऑब्जॉर्व कर ले पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा और नेगेटिव टर्मिनल से आपका कैथोड कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गए लास्ट में, जब ये इस पूरे हेलिकल स्ट्रक्चर को, जब हेलिकल स्ट्रक्चर से निकल जाएंगे, तो लास्ट में ग्राउंड या फिर कलेक्टर प्लेट के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक जो परमानेंट मैग्नेट जो लगा है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक्सल डायरेक्शन में होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और एक्सल डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, दूसरी बात एटीन्यूएटर का। तो एटीन्यूएटर आप जानते हैं, आपने ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा है कि ड्यू टू द इम्पीडेंस मिसमैच, इम्पीडेंस मिसमैचिंग की वजह से क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी आपका जो करंट है या फिर वोल्टेज वेव, करंट या वोल्टेज वेव, यहाँ पे तो करंट वेव,
तो वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अ रिफ्लेक्शन ड्यू टू द मिसमैचिंग। तो फॉरवर्ड वेव तो है, फॉरवर्ड के साथ मतलब फॉरवर्ड वेव के डायरेक्शन में आपका एम्पलीफिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन ड्यू टू द इम्पीडेंस मिसमैचिंग आपका बैकवर्ड वेव भी रहेगा। तो इस बैकवर्ड वेव क्या करेगा, ये जो आपका एम्पलीफाइड आउटपुट है उसको कम करेगा। अगर आप दोनों को सुपर इम्पोज करोगे, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एम्पलीफाइड आउटपुट को कम कर रहा है। जो बैकवर्ड वेव आ रहा है फ्रॉम दी रिफ्लेक्शन से, इम्पीडेंस मिसमैचिंग की वजह से रिफ्लेक्शन होता है। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, आपका जो फॉरवर्डेड वेव जो कि एम्पलीफाइड वेव है, उसको क्या करेगा, सप्रेस करेगा, कम करेगा। तो इस ये जो बैकवर्ड वेव है, इसको कहीं ना कहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा, हटाना होगा। और फॉरवर्ड वेव मेरे काम का है, क्योंकि फॉरवर्ड वेव क्या है, एम्पलीफाइड आउटपुट है। तो ये बैकवर्ड वेव कहीं ना कहीं एम्पलीफिकेशन में प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से हम लोग एटीन्यूएटर लगाएंगे। एटीन्यूएटर क्या करता है, एटीन्यूएटर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में सिग्नल को ज्यों का त्यों रखेगा, जैसा सिग्नल है वैसे रखेगा। लेकिन जो रिवर्स डायरेक्शन में जब वेव आता है तो उसको पूरा सप्रेस कर देता है, उसको पूरा खत्म कर देता है। मतलब उसको हम लोग देखेंगे एटेन्यूएटर कैसे काम करता है जब मैं एटेन्यूएटर समझाऊंगा। लेकिन अभी जो बता रहा हूं मैं, अगर आप एटेन्यूएटर का सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं, अगर एटेन्यूएटर है, अगर आप इसमें एक साइन वेव दे रहे हो तो इसका आउटपुट इस डायरेक्शन में साइन वेव ही आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में साइन वेव दे रहे हो, रिवर्स डायरेक्शन में मान लीजिए मैं ये स्मॉल, या फिर मैं इसको ट्रायंगुलर वेव दे देता हूँ, चलो तो ये ट्रायंगुलर वेव दे रहा हूँ, तो रिवर्स डायरेक्शन में आउटपुट क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ये एटेन्यूएटर की खास बात है। एटेन्यूएटर कैसे काम करता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन एटेन्यूएटर का प्रिंसिपल यही है कि फॉरवर्ड में ट्रांसमिट कर देगा ज्यों का त्यों, और रिवर्स में जीरो कर देगा उठा के। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। अब जान रहे हैं कि आप जैसे जैसे आपका करंट आगे जा रहा है, करंट जैसे जैसे आगे जा रहा है, वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है विद द डिस्टेंस, दैट मींस I प्लस di/dz। मतलब एक तरीके से ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन की तरह काम कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन की तरह काम कर रहा है करंट का इंक्रीज होना। इसको मैं एक ट्रांसमिशन लाइन के स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर सकता हूं, जो कि आपका कुछ इस तरीके से। तो एक तो हो गया इंडक्टर। इंडक्टर कैपेसिटर मतलब मैं इंडक्टर कैपेसिटर यदि लिख देता हूं तो वही समझो कि आपका इंडक्टर मतलब करंट बढ़ रहा है, कैपेसिटर कहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया, करंट आया आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो हम लोग इसको नेटवर्क एनालिसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मैं नेटवर्क की एनालिसिस करूंगा तो नेटवर्क में कन्वर्ट कर दूंगा, और जब मेरे को ईएमएफ समझना होगा तब ईएमएफ में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों ने देखा था कि ईएम वेव जो इक्वेशन था मैक्सवेल का, कि मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्टेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्टेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है, मतलब करंट का फ्लो बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट का फ्लो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज आपका कम होते जाएगा, वोल्टेज कम होते जाएगा तो करंट का फ्लो बढ़ते जाएगा। करंट के फ्लो बढ़ने से यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर वोल्टेज का डिस्चार्ज होगा, फिर यहाँ करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, फिर करंट डिस्चार्ज होगा, जो इंडक्टर रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से, फिर कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कैपेसिटर जो यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस है इस लूप में, उसकी वजह से डिस्चार्ज होगा उस समय के बाद। उसके बाद फिर उसके डिस्चार्ज होने से उसकी उसकी जो एनर्जी है इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी इंडक्टर में। तो इस तरीके से करंट का ट्रांसमिशन होता है, यदि ट्रांसमिशन लाइन, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब
छोटा डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका चार्ज है वो एक चार्ज डेंसिटी, एक मतलब बहुत ज्यादा चार्ज इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आपका, मान लीजिए इनिशियली जो चार्ज था वो रो था, सॉरी ओवरऑल चार्ज रो है। अगर मैं किसी पॉइंट में चार्ज जानना चाहूँ तो इनिशियली मेरा रो नॉट था ड्यू टू द करंट आई नॉट प्लस रो वन e टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा z। ठीक है, तो आपका जो वेव है, चार्ज का जो वेव है, एक तो टाइम डिपेंडेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस अलोंग द जेड एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, इस पे मैंने चर्चा कर लिया था या फिर नहीं, आप लोग नहीं पढ़े हो मेरे CMT, तो अगर हम लोग इसको बस मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि आपका जो EM वेव का ट्रांसमिशन है एक तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी, और मेरा जो आवाज है कितने डिस्टेंस तक जा रहा है, तो दैट इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, कितने कितने डिस्टेंस तक जा रहा है, दैट इज द प्रोपोगेशन, वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट बताएगा। कहने का मतलब जो है जो हार्मोनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है हार्मोनिक इन नेचर होता है। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्मोनिक नेचर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के जो हार्मोनिक्स है, मतलब मान लीजिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट टू पावर थीटा टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो हार्मोनिक्स है दैट इज दी थीटा डिपेंडेंट। अब जो थीटा है आपका वो टाइम डिपेंडेंट है, एज वेल एज दी जो उसका हार्मोनिक्स है, थीटा मतलब उसका हार्मोनिक्स, उसका जो हार्मोनिक्स है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट, दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है ओमेगा टी, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है बीटा जेड। ठीक है, जब हम लोग टाइम के टर्म में देखते हैं तो थीटा टाइम के टर्म में देखोगे तो 2 पाई यदि है, यदि 2 पाई, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई वेव लेता हूँ तो वेव का एंगल हम लोग 3 तरीके से नापते हैं, एक तो थीटा हो गया, इसका टोटल एंगल कितना दिख रहा है आपको 2 पाई दिख रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना दिख रहा है टी दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितना दिख रहा है लैम्डा दिख रहा है। 3 चीजें, एक तो इस वेव का फेज है 2 पाई, टाइम है टी, टोटल टाइम टी, एंड दी एक वेव को हम लोग एक लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, एक वेव का लेंथ दैट इज द वेवलेंथ। अगर मैं थीटा को रिप्लेस करूं, टी को रिप्लेस करूं इन टर्म्स ऑफ टी, टी को रिप्लेस करूं इन टर्म्स ऑफ टी, थीटा को रिप्लेस करूं इन टर्म्स ऑफ 2 पाई, तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, जो कि आप पढ़ चुके हो हार्मोनिक्स जब पढ़ रहे थे आप 12th में। और इसके अलावा जो थीटा है दैट इज दी, मान लीजिए ओवरऑल लेंथ क्या है आपका, जेड इज नथिंग बट लेंथ। ठीक है, तो लैम्डा हो गया, तो दैट इज बीटा। आप थीटा किससे रिप्लेस करोगे 2 पाई से, तो फेज, अगर एक फेज में कितना बीटा होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, दैट इज 2 पाई बाई बी, 2 पाई बाई लैम्डा इज नथिंग बट बीटा। तो ओमेगा क्या बताएगा आपका, वेव रेडियन पर सेकेंड, कितना रेडियन शिफ्ट हो रहा है इन अ सेकेंड, और आपका बीटा जो बताता है दैट इज रेडियन पर, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, दैट इज दी मीटर। ठीक है, एक मीटर में कितना रेडियन शिफ्ट हुआ आपका वेव, वो बताएगा आपका बीटा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कितना प्रोपोगेट हुआ 1 मीटर में। ठीक है, तो उसी चीज को मैं लिख रहा हूं, जो आपका चार्ज है, चार्ज जो है दैट इज दी ओमेगा टाइम डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, एज वेल एज द डिस्टेंस अलोंग द जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस में कितना मूवमेंट हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, और और उसका रेट, किस रेट से आपका वेव ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या बताएगा ओमेगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट प्रोपोगेशन के टर्म।
यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, अब जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था। तो अगर इलेक्ट्रॉन करंट का डायरेक्शन इधर होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होता है, करंट इस डायरेक्शन में होता है। तो मैं मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जो इनिशियल करंट आपका आई नॉट था, तो इनिशियली क्या था, अगर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में बात करें कि चार्ज, कई सारे चार्ज आप बीच में भेज रहे हो, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में बात करें तो जो जे होगा ओवरऑल करंट एट एनी टाइम या एट एनी डिस्टेंस, दैट विल बी माइनस जे नॉट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स जेड एक्सिस। तो बाकी के जो करंट्स है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, मतलब ओवरऑल दैट इज द J1 e raised to the power j omega t माइनस गामा जेड। याद है क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को पता होगा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दैट मींस दी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दी मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये जो E ऑफ जेड है, दैट इज दी जेड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, इट विल बी E1 e raised to the power किसी पॉइंट में j ओमेगा t, किसी भी टाइम में, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस गामा जेड। ये हो गया, ठीक है, क्लियर है टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को? यस सर। वोल्टेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। V is equal to V naught plus DC voltage plus V1 is to the power j omega t minus gamma z। तो ये इक्वेशन आप लोगों ने यूनिफॉर्म वेव जब पढ़ा होगा तब ये इक्वेशन लिखा भी होगा, यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म वेव आएगा ये। यूनिफॉर्म वेव आएगा ये, क्योंकि एक ही एक्सिस में ये हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर सर। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन एक बार फिर से समझाइए ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें, दो चीजें होती हैं, एक तो E कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, उसमें फिर से ये हो गया इज इक्वल टू, मान लीजिए E1 या E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स एक्स माइनस बीटा वाई वाई माइनस बीटा जेड जेड। अब ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपका, यहां पे मान लीजिए मैं इसको लिखता AX लिखता, ठीक है, यहाँ पे AX लिखता, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, या ऐसा लिखा जाता है एक्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो AX प्लस AY डिवाइड बाई रूट 2, ऐसा मैं लिखता, मान लो थोड़ा बड़ा टर्म बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ जेड एंड फंक्शन ऑफ टी, जो कि आपके साइन के फंक्शन में दिख रहा है। टाइम हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड, मतलब एक्स वाई जेड एंड टी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। अब ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी ये बताता क्या है, एक्चुअली बताता है कि आपका मोमेंट, मोमेंट क्या बताता है, जैसे अगर आप बोलोगे माइनस बीटा एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट। इसी तरीके से विद द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जो रेट है
उस प्रोपोगेशन का, दैट इज द बीटा एक्स। और बीटा वाई के बारे में चर्चा करें तो माइनस बीटा वाई वाई, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट इन दी वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसी तरीके से बीटा जेड जेड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट इन दी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका मोमेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट हो रहा है वो केवल जेड एक्सिस में हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मोमेंट हो रहा है वो केवल किस डायरेक्शन में हो रहा है, जेड एक्सिस में। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, ई जेड। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है। और ये बताया जाता है आपका कंपोनेंट, ये मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ये जो लास्ट में लिखा रहता है वो ax प्लस ay प्लस √2, जो डिवाइड बाय √2 लिखा हूँ ताकि यूनिटी वेक्टर बना सको, इसलिए √2 लिखा हूँ। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 आएगा यूनिट वेक्टर। तो ये बताता है कंपोनेंट। जैसे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जैसे ये एक ग्राफ है, ये जेड एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको दिख रहा है वो एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है, एक्स एक्सिस में दिख रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है आप यहां से देखोगे तो आपको कभी कम दिखेगा कभी ज्यादा दिखेगा। तो एक्स के डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो या किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वो जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये वेव बढ़ते जाएगा, जेड एक्सिस की वैल्यू बढ़ते जाएगी। जेड डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ने का मतलब जेड की वैल्यू बढ़ना ये बताता है कि जेड एक्सिस में इसका मूवमेंट है। ठीक है, मतलब जेड एक्सिस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड के मतलब फंक्शन ऑफ जेड है, फंक्शन ऑफ जेड है। क्यों? क्योंकि इसका जेड एक्सिस में मूवमेंट है। लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है मतलब इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड कंपोनेंट मतलब इसका एम्पलीट्यूड, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज हुआ। ठीक है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो इसका एम्पलीट्यूड आपका क्या दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में चेंज होता है वो दिख रहा है। दैट इज नोन एज कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस चीज को अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखूंगा ई फंक्शन ऑफ जेड, क्योंकि इसका मोमेंट जेड डायरेक्शन में है और उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन एक्स को मैं नीचे मिलूँ। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, दैट इज द ई नॉट, मान लो इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई नॉट साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट तो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव के केस में, माइनस क्योंकि जेड डायरेक्शन मूवमेंट है तो माइनस हो गया, पॉजिटिव जेड में है, बीटा जेड तो कंपोनेंट लास्ट में लिख दिया ए एक्स। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो ये बता रहा है कंपोनेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन। ये बता रहा है फंक्शन ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड या फिर डायरेक्शन ऑफ जेड, इस डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ मोमेंट बता रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक। तो आप लोग ये तो पढ़ चुके हो, चलो ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जेड, गामा हो गया आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, माइनस जेड ये बता रहा है कि प्लस जेड डायरेक्शन में मूवमेंट है, इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की वजह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। इसको हम लोग चेक कर, तो दैट इज द टाइम डिपेंडेंट। कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेगा, जिस फ्रीक्वेंसी का आप इनपुट अप्लाई करोगे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो चेंज करेगा। ठीक है, ये इनपुट और ये ई नॉट ई वन या ई नॉट कॉन्स्टेंट हो गए। तो ये हो गया। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस है अब।
एक तो इक्वेशन नंबर जो कि ये हो गया, तो पहले चार्ज का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लेता हूं। करंट का इक्वेशन हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 4। और एक और इक्वेशन लिखा था ना, कहाँ गया? हाँ ये, और ये इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 है। 1 2 3 4 इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशंस आपके पास आ चुके हैं। अब प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा क्या होता है? गामा इज नथिंग बट अल्फा प्लस जे बीटा। तो अल्फा क्या बताता है? एटीन्यूएशन। जैसे मान लो मैं e टू द पावर गामा जेड लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? e टू द पावर माइनस अल्फा प्लस जे बीटा इंटू जेड। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस अल्फा जेड प्लस e टू द पावर, प्लस नहीं, इंटू e टू द पावर माइनस जे बीटा जेड। तो ये बता रहा है एटीन्यूएशन, कितना एटीन्यूएशन हो रहा है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं विद द डिस्टेंस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा। वो अल्फा रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अल्फा रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, दैट इज ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा जेड। ये जेड एक्सिस है, ये जो है ग्राफ बता रहा है ई रेज़ टू माइनस अल्फा जेड, ये ई नॉट से मल्टीप्लाई हुआ। तो एटीन्यूएशन बताता है प्लस द प्रोपगेशन कांस्टेंट, इस कितने रेट से आपका प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। अगर बीटा को समझना है तो मान लीजिए बीटा की वैल्यू 2 रेडियन, या फिर उसको समझ लीजिए 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर मीटर, या फिर आपका इसमें मान लीजिए 20 रेडियन पर मीटर। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि 1 मीटर में 5 रेडियन फेज शिफ्ट हो गया, और 1 मीटर में 20 रेडियन फेज शिफ्ट हो गया। अगर इसी को डिग्री में देखोगे, तो अगर मैं रेडियन में तो उसको दिखा नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर यदि एक वेवलेंथ है किसी माइक्रोवेव का, तो एक मीटर में वो 5 रेडियन वेव शिफ्ट हो गया, ये 5 रेडियन फेज शिफ्ट होगा। और 20 रेडियन है तो सीधी सी बात है, ज्यादा फेज शिफ्ट होगा, तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट आ रहा है आपका सिग्नल, ज्यादा रेडियन शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज क्लियर होगा कि नहीं? बीटा प्रोपगेशन कांस्टेंट किस रेट से आपका फेज शिफ्ट का रेट बताता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। और अल्फा क्या बताता है? एटीन्यूएशन, किस रेट से एटीन्यूएट हो रहा है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अगर अल्फा 1 इज इक्वल ग्रेटर देन अल्फा 2 है, तो ग्राफ कैसा होगा? अल्फा 1 का ग्राफ ऐसा होगा, और अल्फा 2 का ग्राफ ऐसा होगा। ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 1। तो अल्फा 1 जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना जल्दी एटीन्यूएट हो जाएगा, आपका सिग्नल खत्म होता जाएगा, ठीक है। इसलिए तो एंटीना लगाया जाता है बीच बीच में, ये इतना ही में खत्म होगा। लेकिन अल्फा 2 ज्यादा है तो थोड़ा देर में खत्म हो रहा है, दैट इज दी अल्फा, किस रेट से एटीन्यूएट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा। तो यहाँ तक हो गया ऑफ द एक्सियल वेव, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? गामा इज इक्वल टू अल्फा ई प्लस जे बीटा ई। ई क्या है? एक्सियल वेव, एक्सियल डायरेक्शन में वेव का मोमेंट है, दैट इज द एक्सियल वेव। तो आप जानते हैं जे इज इक्वल टू रो इंटू वी होता है, ठीक है। रो की वैल्यू दी हुई है रो नॉट प्लस रो 1 इज द पावर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड इंटू v की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द v नॉट प्लस v1 e to the power j ओमेगा t माइनस गामा जेड। मल्टीप्लाई करके देखिए, तो रो नॉट इंटू वी नॉट प्लस, एक तो रो 1 वी नॉट होगा, मैं e to the power j ओमेगा t गामा जेड को कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं,
या फिर v1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरा कॉमन टर्म ये आएगा, एक्सपोनेंशियल वाला कॉमन टर्म आएगा। तो यहाँ से आ गया रो1 v नॉट प्लस रो नॉट v1, कॉमन क्या आ गया, e टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा प्लस, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया रो1 v1 e टू द पावर, क्योंकि दो एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उनके जो पावर्स हैं वो अब 2 हो जाएंगे, तो ये आ गया 2j ओमेगा t माइनस गामा। यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब ये दोनों j की वैल्यू आपको पता है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3, j क्या है माइनस जे नॉट प्लस j1 e टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा z। ये दोनों इक्वेशन को बोथ साइड में कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल हो गया, और एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट है वो एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट बोथ साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपका आ गया माइनस जे नॉट इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वी नॉट, ये इक्वेशन आ गया एक तो। और अगर आप, ये तो है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, या तो रो वन वी वन इज नथिंग बट 0, तो रो वन वी वन इज 0। फिर आप देख रहे हो ई रेस्ट टू पावर जे ओमेगा टी का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आप लोग को, रो नॉट वी रो वन, इस तरीके से, तो ये आ गया रो वन वी वन, सॉरी रो वन वी नॉट प्लस रो नॉट वी वन इज नथिंग बट जे वन। तो ये हो गया तीसरा इक्वेशन, मतलब ए बी सी मान लेते हैं ए। अब बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की, कि फोर्थ इक्वेशन क्या कहता है। तो फोर्थ इक्वेशन ये कहता है कि आपका जो वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन हो रहा है, दैट मीन्स उसमें कितना फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स एफ इंटू द एक्सेलरेशन, और एफ इंटू द एक्सेलरेशन दैट इज द एफ इंटू एम इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू फोर्स, दैट इज द फोर्स, ये हो गया फोर्स। और फोर्स को जानते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q इंटू ई होता है, तो यहाँ से क्या Q इंटू ई, फोर्स m इंटू dv बाई dt इज इक्वल टू आपका Q जो है निगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स माइनस ही लिख दिया इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम लोग को लिखा था, दैट इज द E1 e टू द पावर j ओमेगा t माइनस गामा z। अब आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन हो रहा है एक, ठीक है, एक तो जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये तो है ही है, और वो जो वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट भी है, ठीक है, ये इक्वेशन लिखा था ना आगे, इक्वेशन नंबर 4 ये 1 ठीक है। वेलोसिटी आपका एक तो टाइम डिपेंडेंट है एज वेल एज दी डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट आपको क्लियर हो गया होगा, हाफ mv स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो यहां से आ गया, इस डिफरेंशिएशन को मैं दो भाग में डिवाइड कर सकता हूँ, दो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक तो टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज, और डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे वेलोसिटी अलग रहेगी, तो डी बाई डी जेड बाई डी टी इंटू डी बाई डी जेड, ठीक है। तो ये क्लियर हो रहा है सभी को? पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है ना, ऐसे ही करते हैं, इसको समझने के लिए मैं सीधा एक इक्वेशन लिखता हूँ आप लोग को,
मान लीजिए एक इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस बीटा जेड, ये इक्वेशन लिखा है, मान नॉर्मल इक्वेशन लिख दिया। तो अगर मैं इस ये तो एक तरीके से साइन वेव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। अगर इसको मैं dy बाई dt करता हूँ, दैट इज द वेलोसिटी, तो एक तो टाइम के साथ आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उस वेलोसिटी को, ठीक है। तो d टाइम के साथ डिफरेंशिएट कीजिए तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। और अंदर में क्या है जेड, वो भी क्या टाइम डिपेंडेंट, तो अगला टर्म क्या होगा प्लस साइन प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई होगा माइनस बीटा, अब जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी जेड बाई डी टी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टाइम के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लेकिन जो जेड है वो टाइम डिपेंडेंट है, डिस्टेंस जो है टाइम डिपेंडेंट है, तो ये भी टाइम डिपेंडेंट है, ये भी टाइम डिपेंडेंट है, दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों टाइम वेरिंग है, टाइम भी टाइम वेरिंग है और जेड भी टाइम वेरिंग। तो एक तो पहले अंदर के फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे, तो दैट मींस साइन का कॉस हो गया ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू ओमेगा, और इसके रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू माइनस बीटा जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा अंदर वाले का माइनस बीटा इंटू डी जेड बाई डी टी। ये चीज ये चीज आप लोगों को क्लियर होगा जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे, ये क्लियर है? ये चीज क्लियर हुआ? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? सर क्लियर है सर। यस सर आ क्लियर है ना? रही है तो सर। वही चीज तो मैं लिख रहा हूँ, एक तो मैं टाइम के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक तो ये वाला टर्म हो गया, प्लस दी डिफरेंशिएशन with respect to distance, that is the ये वाला टर्म होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये डी जेड कैंसिल हो गया तो डी बाई डी टी आ जाता है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आप उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो वेलोसिटी के इक्वेशन जो हम लोग को लिखा था, क्या लिखा था, दैट इज द वी नॉट प्लस वी वन ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीवी बाई डी टी, तो आ जाएगा आपका वी नॉट क्या हो गया 0 हो गया, प्लस v1 आएगा ही आएगा विद रिस्पेक्ट टू ई, टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, जे भी बाहर आएगा क्योंकि जे क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी है, तो जे ओमेगा, ठीक है। v1 बाहर आ गया, v1 तो पहले ही बाहर था, पावर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड, एक तो पहला कोफिशिएंट ये हो गया। फिर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी आप डिफरेंशिएट करोगे कि वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, तो ये आ गया माइनस गामा जेड बाहर आ जाएगा, गामा बाहर आएगा सॉरी, v एंड दी पावर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड। यहाँ तो सबको क्लियर है? यस सर। ठीक, अब v की वैल्यू पुट करोगे आप, आ गया वो माइनस गामा, हाँ
इंटू डी जेड बाई डी टी छूट गया था, डी जेड बाई डी टी, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ था, डी जेड बाई डी टी तब आएगा। गामा को बाहर ले आया हूं और ये V1 को बाहर ले आया हूं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, V1 जे ओमेगा इस पर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड, जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये आएगा, माइनस गामा इंटू V1 e पावर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड, जेड आएगा डी जेड बाई टी। V1 e पर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड को कॉमन ले लिया, तो यहां से आ गया जे ओमेगा माइनस गामा डी जेड बाई डी टी, डेट इज नथिंग बट, को रिप्लेस कर रहा हूं आपकी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डेट इज द V नॉट ई रेज़ टू द पावर, बस हो गया और क्या। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी है जो कि हम लोग लिखे थे, डेट इज द V इज इक्वल टू V नॉट प्लस V1 इज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बी गामा जेड, इसको कंपेयर कर रहे हैं जब हम फोर्स इक्वेशन से जो वेलोसिटी निकाले हैं उसके साथ। तो जब आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा बताइए? ये इक्वेशन क्या निकाला है आपने, डीवी बाई डी टी का निकाला है ना? हाँ ठीक, यहाँ भी डीवी बाई डी टी का इक्वेशन निकालना होगा, तो इसको इक्वेशन को डीवी बाई डी टी कीजिए, डी बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट जीरो हो गया प्लस ये इक्वेशन, इसका तो डिफरेंशिएशन कर लिया है, ये तो हो गया। तो जब आप कंपेयर करोगे तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा ये छूट गया, सॉरी सॉरी, ये वाला, ये चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द फोर्स, इसको इक्वल कर दीजिए, चार्ज दैट इज द माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, E1 e टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड। तो वो साइड आप जब कंपेयर करोगे तो कंपेयर कीजिए कितना हो रहा है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, दैट इज द V1 जे ओमेगा इस पर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड, और माइनस ये जो आएगा, हाँ तो बोथ साइड इस पर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया आपका V1 इज इक्वल टू माइनस E1 डिवाइडेड बाई M जे ओमेगा माइनस गामा बीटा V नॉट। यहां तक क्लियर है सभी को? ये नीचे आ जाएगा, क्लियर है सभी को यहां तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. और M कहां से आया, ये dv बाई डी टी इंटू एम कर दिया हूं, M टू dv बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स, और फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ये M भी नीचे आएगा, तो यहाँ से M आया, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ V1 जो आ गया आपका माइनस ई डिवाइड बाई एम जे ओमेगा माइनस गामा इंटू वी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना चार्ज आपने इनपुट में दिया है उतना ही चार्ज आपका आउटपुट में होगा, दैट मींस कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से, एक तो लॉ ऑफ फोर्स हमने देख लिया, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन
जो आपने इक्वेशन पढ़ा है कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट मीन्स डेल डॉट जे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो इसका डाइवर्जेंस निकालिए जे का। तो आप जानते हैं जो डेल होता है वो रेट ऑफ चेंज along the direction of change, rate of change in the x direction, rate of change in the y direction and rate of change in the z direction। तो आपका जो करंट है केवल किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है? जेड डायरेक्शन में। तो विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी जेड ऑफ जे प्लस डेल रो बाय डेल टी डिवाइड बाई 0। ठीक है, रो की वैल्यू दी हुई है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, जे की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 माइनस जे नॉट प्लस J1 raised to the power j omega t minus gamma z plus rho naught d by dt of rho naught plus rho 1 is by j omega t minus gamma is equal to 0। जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस गामा बाहर आएगा, यहाँ से आ गया माइनस गामा इंटू J1 raised to the j omega t minus gamma z। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, रो नॉट 0 हो जाएगा और ये ओमेगा यहाँ से बाहर आ जाएगा, जे ओमेगा, तो प्लस जे ओमेगा रो 1 स्क्वायर जे ओमेगा टी माइनस गामा जेड इज इक्वल टू 0। वो साइड एक्सपोनेंशियल कैंसिल कर सकता हूँ, कॉमन लेके उधर 0 की तरफ लेके जा सकता हूँ, ये 0 होगा। तो यहाँ से आगे गामा इंटू J1 इज इक्वल टू जे ओमेगा इंटू रो 1 माइनस के साथ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? तो रो 1 इज इक्वल टू आ गया माइनस जे ओमेगा यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। तो रो 1 इज इक्वल टू आ गया गामा J1 डिवाइड बाई जी माइनस जे ओमेगा, और माइनस जे ओमेगा का 1 बाई माइनस जे क्या होता है? आपका जे होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसा कर सकते हो, बोथ साइड जे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जे गामा J1 और इसमें जे और इंटू जे क्या हो गया? -1 हो गया, तो यहाँ -1 बाहर ले लिया डिवाइड बाई ओमेगा, तो ये रो 1 की वैल्यू हो गई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आप J1 का जो इक्वेशन निकला थी इक्वेशन नंबर C से, दैट मीन्स रो 1 V नॉट प्लस रो नॉट V1। अब आपके पास रो 1 का इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर V1 है जो कि आपने फोर्थ इक्वेशन से निकाला था जब लॉ ऑफ फोर्स लगाया था, दैट इज दी मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज। तो V1 का इक्वेशन आपका इक्वेशन नंबर C या D मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर E मान लेते हैं जो कि आपका इक्वेशन नंबर कंटिन्यूटी इक्वेशन से जो रो 1 निकाला है, दोनों को पुट करेंगे तो यहां से आ गया आपका
रो वन की वैल्यू माइनस जे गामा J1 डिवाइड बाई ओमेगा इंटू वी नॉट प्लस रो नॉट, और जो V1 आया था दैट इज द माइनस E डिवाइड बाई M J ओमेगा माइनस गामा V नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम लेंगे, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये ओमेगा डिवाइड बाई वी नॉट इंटू एम जे नॉट डिवाइड बाई जे ओमेगा माइनस गामा वी नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E1। आज यहीं तक रखते हैं, किसी को डाउट? No, sir. No, sir.